नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन एंड विद संजीव मिड्डा जी। सर, जय श्री राम। जय श्री राम सुमित जी। सर, घमासान हुआ पड़ा है पूरे भारत में। यहाँ पर कभी लगता है कि मोदी जी की सरकार गिरने वाली है, बैसाखियों के ऊपर गवर्नमेंट है। कभी लगता है कि भाई यूपी में क्या हो रहा है, पूरे देश में आग लगाने की तैयारी है ऑपोजिशन की तरफ से। पार्लियामेंट के अंदर हमने सब कुछ देखा क्या कुछ हुआ है। और अभी अभी खबर आई कि योगी जी भी रिजाइन करने के मूड में है, रिजाइन कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। और ये एक ऐसा घमासान है कि बीजेपी के अंदर जो खत्म ही नहीं हो रहा। बीजेपी आरएसएस है, उनकी लड़ाइयां सड़कों पे आ गई हैं। भागवत जी ने भी बड़ा उल्टा सीधा बोला है सरकार को। ये सारे घमासान में योगी जी का रिजाइन करना, ये तो सर एक आग लग जाएगी अगर योगी जी सीन से हट गए। क्या कहते हैं आप? सुमित जी, देखिए योगी जी का के बारे में ये जो बात सामने आ रही है कि वो रिजाइन करना चाह रहे हैं, इसके पीछे ना एक बहुत बहुत बड़ी मतलब एक कहानी है। अगर उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो शायद कुछ तारे जुड़ पाएंगे, तो कुछ डॉट्स आपस में जुड़ पाएंगे। अभी मैं आपको आपका ध्यान ना इलेक्शन पीरियड की तरफ वापस लेके जाना चाहता हूँ, जिस टाइम पे लोकसभा की इलेक्शन चल रही थी। आज से महीने डेढ़ 2 महीने पहले की बात है। तो यूपी के अंदर जब कैंपेनिंग शुरू हुई थी, तो यूपी के अंदर कैंपेनिंग जब शुरू हुई थी, तो उसमें समझिए कि इलेक्शन से दो तीन महीने पहले पूरे जोर शोर पे काम शुरू हो जाता है, और कैंडिडेट्स की लिस्ट वगैरह तय होनी शुरू हो जाती है, और सही कैंडिडेट्स को चुनने की कोशिश करी जाती है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रहेगा, कौन जीतने वाला कैंडिडेट रहेगा, जो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में से अच्छी वोटों से जीत के आ सकता है सामने। तो ऐसी भी बात सामने आई कि उस टाइम पे कुछ 20-25 कैंडिडेट्स को योगी जी की तरफ से सामने लिस्ट रखी गई थी हाईकमांड के सामने। उस वक्त मिस्टर जेपी नड्डा जी जो हैं, जो कि इसके बीजेपी के प्रेसिडेंट है, वो पूरा ऑल नेशनल लेवल पे इलेक्शन कैंपेन को पूरा या इलेक्शन प्रोसेस को पूरा संभाल रहे थे। और उन्होंने उनके सामने, और अमित शाह जी हैं, आपके मोदी जी हैं, तो इन सबके जो जितने भी पावरफुल लीडर्स हैं, चाहे वो आपके यूपी में से राजनाथ सिंह भी जो निकल के आते हैं, तो उन सबके सामने लिस्ट रखी है। ये 20-25 लोग हैं जिनको मैं चाहता हूं कि आप टिकट दें, क्योंकि ये जमीन से जुड़े लोग हैं, ये लोगों के बीच में जाके काम करते हैं, और इनकी छवि अच्छी है, ये अच्छा आने वाले समय पे भी अच्छा काम करेंगे, और हमें सीट दिलवाने में पूरा कामयाब रहेंगे। पर उसमें से एक भी कैंडिडेट को चुना नहीं गया। चलो, योगी जी ने उस चीज को भी नजरअंदाज करा, क्योंकि वो हाईकमांड के एंगेज नहीं जाना चाहते थे। मगर पूरा योगी जी का देखिए, मैं भी अपने परिवार के बीच में, अपने और लोगों के बीच में मैं ये बात करता था कि पूरे इलेक्शन कैंपेन में योगी जी जो थे यूपी के अंदर बहुत कम नजर आए कैंपेनिंग करते हुए। ठीक है, एक योगी जी का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, एक स्टार कैंपेनर है, मगर उनको पूरे हिंदुस्तान में इस्तेमाल करा गया, अलग अलग जगह भेजने के लिए, भेज के प्रचार करने के लिए। बट उनका एब्सेंस यूपी में रहा। यूपी में वो प्रचार बहुत कम कर पाए, जिस जिस लेवल पे उनको प्रचार करना चाहिए था। जब ग्राउंड रिपोर्ट भी सामने आ रही थी कि ऑपरेशन पूरे तरीके से प्लान कर रही है, बड़े जोर शोर से प्लान कर रही है कि वो अपना खुद का जो कैंपेन है ऑपोजिशन पार्टीज का, वो यूपी के अंदर बहुत बढ़ा चढ़ा के कर रही है। जातिवाद की बात कर रही है, अग्निवीर की बात कर रही है, महंगाई की बात कर रही है, बेरोजगारी की बात कर रही है, संविधान बदलने की बात कर रही है, और मतलब और भी कई सारी चीज मुद्दों के बारे में बात कर रही है, जो कि ये योगी सरकार के जो मिनिस्टर उस वक्त जो थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो भी चुन के आए थे, मेंबर पार्लियामेंट वगैरह जितने भी थे राज्यसभा में, उनको कहीं पे भी ग्राउंड लेवल पे काम करते हुए नहीं नजर आ रहे थे। वो कहीं ना कहीं पे उनकी जो छवि थी, वो कहीं ना कहीं धूमिल हो रही थी लोगों के सामने, और वो लोगों के साथ जुड़ नहीं पा रहे थे। शायद उनका वो ये इस विश्वास में थे कि मोदी जी का जो नारा है कि अब की बार 400 पार, तो वो ये मान कर चल रहे थे कि अब 400 पार तो हो ही जाएंगे, हमें कहीं पे भी लोगों के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है, ग्राउंड लेवल पे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, लोगों की समस्या के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है। मगर एक चीज ये समझ ही नहीं पाए
कि लोगों की जो मेमोरी होती है ना बहुत शॉर्ट होती है। इलेक्शन से 15-20 दिन पहले या महीने भर पहले का जो मुद्दा ग्राउंड पे खड़ा करा जाता है, लोग अधिकतर जो होते हैं उस उन्हीं मुद्दों को लेकर वोट डालते हैं, ना कि पिछले 10 साल में जो काम हुआ है। ठीक है, 10 साल में इन्होंने बहुत अच्छे काम करे यूपी के अंदर, मगर अगले 10 साल में क्या करेंगे, अगले 5 साल में क्या करेंगे, उसके बारे में किसी ने कोई बातचीत करी ही नहीं। और ना ही लोगों की समस्या समझी कि एक्चुअल में किसी के लोकल लेवल पे कोई भी समस्या है, उन समस्या का भी तो समाधान करना है ना। उसी वजह से तो वो जो एमपीज को, राज्यसभा के जो मेंबर पार्लियामेंट है उनको चुना गया है। अगर वो जमीनी हकीकत से ही अपना को दूर हटा लेंगे तो काम को तो उनको वोट कहां से मिलेगा। तो यही बात हुई है कि अब की बारी ऑपोजिशन पार्टी इस चीज का, अपने मुद्दों का पूरा उन्होंने लोगों के बीच में जाके लोगों को उसके बारे में कन्विंस करने में कामयाब रहे, बरगलाने में कामयाब रहे, और अब तो उन लोगों की वोट्स अपनी तो खींचने में कामयाब रहे। और जो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, उसने तो पूरी वोट जो है वो ऑपोजिशन को ही दी। 99% लोगों ने जो वोट करा वो ऑपोजिशन में की। और इधर से देखा गया क्योंकि लोग कहीं ना कहीं पे बीजेपी की लोगों एमपी से नाराज थे, उनके बर्तावे से नाराज थे, उनके उनके बिहेवियर से नाराज थे, उनकी समस्या ना सुनने की वजह से नाराज थे। उसकी वजह से वो बढ़ चढ़ के बाहर हिंदू कम्युनिटी निकली ही नहीं अपनी बारी। तो पिछली बारी के मुकाबले शायद कम वोट डाली, काफी कम वोट डाली अब की बारी लोकसभा चुनाव में। तो उसकी वजह से इनकी काफी कम सीटें यूपी आई। इनको इतनी उम्मीद नहीं थी कि इनकी दुर्गति इतनी ज्यादा हो जाएगी कि इतनी कम सीटें आ जाएंगी। सिर्फ 25% सीटें ही बीजेपी के फेवर में आएगी और 75% सीटें जो है वो अपोजिशन पार्टीज के फेवर में आ जाएंगी। इन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं था। और जो गढ़ था, जैसे आपका अयोध्या हो गया, रायबरेली हो गया, अमेठी हो गया, जहां पे ये मान के बैठे थे कि हमें यहाँ पे हराने वाला ही नहीं पैदा हुआ, तो वहां पे भी इनको हार का सामना करना पड़ा। और वाराणसी जैसी सीट में जहाँ पे मोदी जी खुद खड़े पिछले 2 टर्म से जीत के आ रहे थे, वहां पे भी बहुत ज्यादा बड़े मार्जिन से मोदी जी जीत के नहीं आ पाए। तो कहीं ना कहीं जो अंडर करंट था वो लोगों का ये समझ ही नहीं पाए यूपी के अंदर। अब रिजल्ट आ गया सामने, अब इसकी समीक्षा होने लगी। आरएसएस के लोगों को योगी जी के पास भेजा, आरएसएस के जो हाई कमांड के लोग थे वो योगी जी के पास भेजा गया। तो उसमें एक मामला उठ के आया कि जी आरएसएस के बारे में इलेक्शन कैंपेन के बीचों बीच आपका क्या कहते हैं, जो बीजेपी के प्रेसिडेंट थे जेपी नड्डा जी, हाँ जेपी नड्डा जी, उनको इस टाइप का स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत थी कि आज की डेट में उन्होंने कहा कि हम बिना आरएसएस के भी काम चला सकते हैं। तो आरएसएस की जो शाखा थी, जो आरएसएस के लोग थे, आरएसएस के जो यूनिट था, वो भी कहीं ना कहीं इन लोगों से नाराज हो गई बीजेपी से। उन्होंने अपनी सपोर्ट वहां से हटा ली। ग्राउंड लेवल पे जो उनके जितने भी वर्कर थे वो वहां से हटा लिए, और वहां से उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारे बगैर आप जीत सकते हो तो जीत के दिखा दो। तो कहीं ना कहीं आरएसएस को भी नाराज करने का काम इलेक्शन कैंपेन के बीचों बीच करा गया। तो क्या ये सोची समझी रणनीति थी या ये वाकई में नाराजगी थी आपस में? अगर नाराजगी भी थी तो 4 दीवारी के अंदर दरवाजे बंद करके अपनी नाराजगी को दूर कर सकते थे। लोगों के बीच में स्टेटमेंट पब्लिकली या मीडिया के अंदर आके स्टेटमेंट देने का क्या मतलब है? तो ये चीज भी कहीं ना कहीं इन पर बैकफायर करी है। अब समीक्षा का जब टाइम आया तो आरएसएस के जो टॉप के लोग हैं वो योगी जी से मिले, बीजेपी के अंदर के जो टॉप के लोग हैं वो योगी जी से मिले, उन्होंने समझने की कोशिश करी। तो मेरा ऐसा मानना है कि योगी जी ने 2 टूक उनको बोला कि इसकी ये जो पूरा जो हार का सिलसिला हुआ है यूपी के अंदर, जो इनकी कम सीटें आई हैं, इसका नारियल उनके सिर पे नहीं फोड़ सकते। इसके पीछे बहुत बहुत बड़ा खेल हुआ है। उसके उन्होंने खुल के बता दिया कि क्या क्या कमियां रही हैं, क्या क्या हाई कमांड की तरफ से कमियां रही हैं, क्या क्या रीजनल लेवल में कमी रही है, क्या स्टेट लेवल में कमी रही है। और जिस तरीके से वो चाह रहे थे इलेक्शन कैंपेन को चलाना यूपी के अंदर, उस तरीके से शायद उनको खुला हाथ नहीं दिया गया। और वो अगर वो उनके 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 कहे हुए तरीके से अगर चल रहे, अगर चीफ मिनिस्टर के लेवल पे भी अगर उनकी इतना भी उनकी बात नहीं मानी जाएगी तो उनका रहना ही बेकार है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है जी, मैं जाता हूँ, मेरा तो ना कोई आगे है ना पीछे है, मैं जाके अपने आश्रम में मठ में जाके फिर से बैठूंगा और अपने वहीं पे जो सेवा जो पहले कर रहा था वही वापस से करनी शुरू कर दूंगा। तो मेरा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, बिगड़ेगा आप लोगों का ही, क्यों आपको ऐसा लगता है कि आप मुझे मेरे सिर पे नारियल फोड़ के अपना मुझे ब्लेम करके शायद स्टेट का हालात सुधार लोगे। आप बहुत बड़ी गलती है। स्टेट की हालात के पीछे योगी जी ने बताया, उन लोगों को समझाया कि कितनी मेहनत करनी पड़ी है पिछले इतने 2 टर्म्स के अंदर में, तब जाके स्टेट के हालात सुधरे हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रही है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सुधारा है, सब कुछ करा है। तो
अब कहीं ना कहीं पे जो बीजेपी का जो हाई कमांड है वो योगी जी के इस रौद्र रूप को देख के कहीं ना कहीं पे वो भी थोड़ा शायद उनको फिर से सोचना पड़ा कि वाकई योगी जी की एक्चुअल में खुद की गलती नहीं है, इतनी गलती नहीं है जितना उनको ब्लेम करा जा रहा है। बेसिकली हाई कमांड को भी इस गलती का पूरा पूरा श्रेय लेना पड़ेगा। तो अब उन्होंने जाके योगी जी से अंदर ही अंदर बात करी, बैक चैनल से बात हुई है, चाहे आरएसएस के थ्रू बात करी या अपने लोगों को उनके बाद भेज के बात करी, और कहीं ना कहीं उन्होंने योगी जी को फिर से मनाने की कोशिश करी है कि नहीं योगी जी, जो हम मानते हैं कि हम लोगों से गलती हुई है और शायद हम लोग और कॉन्फिडेंट हो गए थे इस आपके इलेक्शन कैंपेन में, जिसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों की कम सीटें आई हैं। तो योगी जी ने कहा ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, मगर ओवर कॉन्फिडेंस तब रखो जब आपने अपने अपने जो मोहरे हैं वो सही तरीके से खेले हैं। जब मोहरे सही तरीके से खेले हैं उसके बाद आपको ओवर कॉन्फिडेंस आता है तो समझ आती है। जब मोहरे ही ठीक तरीके से नहीं खेले उसके बाद ओवर कॉन्फिडेंस किस बात का आपका। तो ये कहीं ना कहीं समीक्षा में निकल के आया। तो उन्होंने अब योगी जी को, कल की जो स्टेटमेंट टीवी पे न्यूज में हम सुन रहा था कि उन्होंने योगी जी को फुल फ्री हैंड दिया है, या कि आप जैसा यूपी में करना चाहे आप करें, क्योंकि अब 10 सीटें बाई इलेक्शन की भी यूपी में लड़ी जाएंगी आने वाले दिनों में। उसके लिए भी फ्री हैंड दिया कि अब जिस तरह डिस्ट्रिक्ट का कैंडिडेट आप चुनना चाहते हैं चुन लीजिए। उसके लिए बहुत लंबी चौड़ी टीम हर डिस्ट्रिक्ट में प्रिपेयर करी है जिस जिस सीटों पे आपके बाई इलेक्शन होनी है। और योगी जी को पूरा फ्री हैंड दिया गया कि आप आने वाले दिनों में अब यूपी को जिस तरीके से चलाना चाहते हैं वैसे चलाएं और हम आपका पूरा साथ देंगे। तो ये मैं मानता हूं कि देखिए कहीं ना कहीं जो बीजेपी हाईकमांड है उनको ये समझना पड़ा है कि देखिए एक जमाने में मोदी जी भी तो गुजरात से निकल के आए थे। अगर मोदी जी अपने काम करने के तरीके में किसी की इंटरफेरेंस नहीं पसंद करते थे, अपना पूरा फ्री हैंड लेते थे, दमन तरीके से काम करते थे। अगर आज एक और लीडर आपके यहाँ से ऐसा पैदा हो रहा है तो उसको बैकफुट पे क्यों लाया जा रहा है, उसको क्यों दबाया जा रहा है? क्यों आपको ऐसा लगता है कि कल को शायद वो प्राइम मिनिस्टर की सीट पर जाके बैठ जाएगा इसलिए दबाया जा रहा है? क्या उसको प्राइम मिनिस्टर की तरह प्रोजेक्ट नहीं कर रहे? तो वो चीज उनको योगी जी को साफ बोल सकते हैं ना कि योगी जी अगले 5 साल में हम आपका एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं देख रहे, आप स्टेट की सेवा कीजिए। तो योगी जी का मना कर देंगे उस चीज के लिए। प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट तो आप ही के बीच में से आवाज उठी थी उनको बनाने के लिए कि अगला प्राइम मिनिस्टर ये बनेगा। योगी जी ने खुद तो नहीं बोला कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। तो उसका खामियाजा उनको क्यों भुगतना पड़ा, उनकी स्टेट को क्यों भुगतना पड़ा, यह बात समझ से बाहर है। तो मगर अब क्योंकि उनका आपस में जो भी है, जो भी डिफरेंसेस थे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी गैप कम्युनिकेशन गैप है था, उसको वो ब्रिज करा गया है, उसको सही करा गया है। और अब मेरे को लगता है पूरी ताकत से, पूरे नए जोश से योगी जी अपनी स्टेट, यूपी की स्टेट को फिर से खड़ा करने की कोशिश करेंगे। और जो भी लॉ एंड ऑर्डर कहीं पे पिछले दिनों में थोड़ा बहुत बिगड़ भी रहा था उसको वापस ठीक करेंगे और बढ़ चढ़ के यूपी की डेवलपमेंट में काम करेंगे ताकि यूपी की इकोनॉमी हिंदुस्तान की वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमीज बन के उभरे। सर लेकिन एक चीज और भी है कि हमने हमेशा बीजेपी की तरफ से सुना है, अब किसी से भी बात कर लीजिए, कि मैं भी कैबिनेट मंत्रियों से मेरी बात होती है, मैं मिलने भी आता हूं, तो जब मैं उनसे पूछता हूं कि सर आपने ये वाला काम क्यों नहीं किया, तो ये बोलते हैं कि हमारा जो है संगठन है, संगठन डिसाइड करता है कि हमने आगे कौन सा स्टेप लेना है, कौन सा नहीं लेना। इंडिविजुअल हमारा कोई भी डिसीजन नहीं होता, ये हमेशा एक कलेक्टिव डिसीजन होता है। तो ये यूपी के अंदर योगी जी ने ये कैसे बोल दिया कि भाई मैं संगठन की बात नहीं सुनूंगा, जो मैं चाहूंगा वही चीज होगी और संगठन को मेरी बात माननी पड़ेगी। तो ये तो फिर संगठन का जो इनका बेसिक प्रिंसिपल था उससे अलग सी बात हो रही है सर। और यूपी के लिए स्पेशल स्टेटस दिया जा रहा है क्योंकि वहां पर हालात खराब है, इसलिए ये ऐसा स्टेटस दिया जा रहा है। या अब हर एक स्टेट में हर एक आदमी बोलेगा मैं तो अपनी मनमर्जी करूंगा, आपको क्या पता है मेरे स्टेट के बारे में? फिर तो संगठन वाला काम खत्म हो गया। सुमित जी देखिए, योगी आदित्यनाथ जी जो बात कर रहे हैं वो एज अ चीफ मिनिस्टर बात कर रहे हैं, ना कि लोकसभा का मेंबर की तरह बात कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर जो है वो एक हाईएस्ट अथॉरिटी है स्टेट की रनिंग में। जिस तरीके से मोदी जी ने गुजरात में अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, उसी तरीके से योगी जी भी फ्री हैंड चाहते हैं कि उनको अगर काम करना है तो वो उस तरीके से करेंगे। वो शायद किसी के अंदर दब के काम भी नहीं कर सकते। उस तरीके की जो भाषा अगर योगी जी के मुंह से निकली तो कहीं ना कहीं पे उनको उस चीज में उकसाया गया, उस चीज उनके हालात वहां पर इस तरीके से पैदा करेंगे कि वो इस तरीके की भाषा अपने मुंह से निकाले।
और ये चीज साफ नजर आती है कि इसके पीछे एक सोची समझी कहीं ना कहीं पे रणनीति थी कि योगी जी को नीचा नीचा दिखाया जाए, उनको नीचा गिरा के दिखाया जाए और उनको उनके सिर पे इसकी यूपी का जो भी रिजल्ट है उसका नारियल फोड़ा जाए। तो अगर ऐसे देखो, गलती ताली से भी एक हाथ से नहीं बजती, ताली दो हाथ से बजती है। अगर मैं मानता हूँ यूपी योगी आदित्यनाथ जी को थोड़ा सा शायद हो सकता है आप संभल के बात करने का जरूरी था, शायद संगठन के बारे में वो भी ना बोलते तो ज्यादा बेटर था, और ना ही हाईकमांड को उनकी बातों का नजरअंदाज करके उनको टोटली दरकिनार करके यूपी की इलेक्शन लड़नी चाहिए थी। सर एक चीज तो जिसको बोलते क्लियर है कि इस बार जो इलेक्शंस का रिजल्ट आया है, मोदी जी ने भी बोल दिया था कि मैं रिजाइन कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट नहीं बनाऊंगा। और उनके ये बोलने के बाद कि मैं गवर्नमेंट नहीं बनाऊंगा, पूरे इंडिया अलायंस में भी खलबली हो गई थी कि ये क्या हो गया। तो वो भी सरकार बनाना नहीं चाहते थे, क्योंकि 1-1 लाख रुपए जो प्रॉमिस किया था वो देते कहां से, ठंडे पड़ने थे उनको, इसलिए वो भी सरकार बनाना नहीं चाहते थे। और नीतीश कुमार को मालूम था कि अगर मैं उधर गया तो मेरी वहां पर कुत्ते जैसी हालत हो जाएगी, मुझे प्रधानमंत्री बनाएंगे नहीं, मुझे मिलना कुछ नहीं है, इधर तो मुझे सब कुछ मिल रहा है, तो मुझे मोदी जी के पास जाकर ही उनके चरणों में गिर जाना चाहिए, और इसीलिए सरकार बन भी गई। योगी जी ने भी वही काम किया लगता है। सर एक चीज हाइपोथेटिकली देखते हैं कि अगर मोदी ना हो प्रधानमंत्री और योगी ना हो यूपी के अंदर, भारत की हालत क्या होगी? सुमित जी, भारत आज ऐसे मोड़ पे आके खड़ा है कि उनको एक स्ट्रांग लीडरशिप की बहुत सख्त जरूरत है। अगर वीक लीडरशिप आए तो आप समझ लीजिए कि देश के अंदर पहले भी जो मोदी जी की गवर्नमेंट बनने से पहले के 10 साल जो मनमोहन सिंह जी गवर्नमेंट थी, जो एक कटपुतली गवर्नमेंट थी, उनके अंदर क्या हालत हो रखी थी, कंट्री कहाँ से कहाँ नीचे दिन पे दिन गिरती चली आ रही थी। तो ये तो मोदी जी के 10 साल ने कंट्री को एक अलग लेवल दिलवाया है पूरी दुनिया के अंदर। सेम चीज योगी जी यूपी के अंदर यूपी को अलग लेवल पर ले आने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी का नाम बीमारू स्टेट्स में आ रहा था कि एक बीमार स्टेट है ये, तो उसमें से एक स्टेट थी, बीमारू स्टेट्स में से एक स्टेट थी। तो योगी जी ने इसका नाम बीमारू स्टेट्स के लिस्ट में से बाहर निकाला है यूपी का, यूपी को तरक्की के राह पे लेके गए हैं। और इस टाइप का डायनेमिक लीडर जो होता है, वंस इन अ सेंचुरी वाले लीडर्स होते हैं, इस टाइप कभी कभी आते हैं सामने इस टाइप के लीडर, हमेशा नहीं आते हैं। और अगर ऐसे लीडर को भी अगर अगर आप संभाल के नहीं रखेंगे तो भैया किस टाइप के लीडर को संभाल के रखेंगे आप? इस टाइप के लीडर को तो बढ़ चढ़ के प्रोत्साहन देना चाहिए, उसको संभाल के रखना चाहिए, उनको जितना मैक्सिमम सपोर्ट हो सकता है वो देना चाहिए, ताकि वो अपने स्टेट के जरिए इस कंट्री को भी साथ में तरक्की की राह पे लेके जाएंगे। सर एक चीज और है कि जो योगी जी हैं, अगर हम आज की डेट में किसी से बात करते हैं, हमारे भी कमेंट्स आते हैं कि हमें मोदी नहीं चाहिए, हमें तो योगी चाहिए। बड़े कमेंट्स आते हैं कि हमें योगी प्रधानमंत्री चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि दिल्ली में कोई है जो नहीं चाहता कि योगी प्रधानमंत्री बने, और बीजेपी के अंदर ही हैं लोग, आपको मालूम है मैं इशारा किस तरफ कर रहा हूं, और उनका नाम जब भी आता है कि प्रधानमंत्री के लिए, क्या अमित शाह, सीधा नाम लेता हूं, क्या अमित शाह को प्रधानमंत्री आप देखना चाहते हैं या योगी को? तो लोगों का इशारा हमेशा ही योगी जी की तरफ होता है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी ये इशारा है कि कुछ भी करके स्टेटस योगी जी का नीचे किया जाए, ताकि उनको प्रधानमंत्री की जो, क्योंकि जो मोदी जी हैं उनका फर्स्ट चॉइस शुरू से योगी जी रहे हैं, और कहीं ना कहीं हाईकमांड नहीं चाहता कि योगी जी को अगला प्रधानमंत्री बनाया जाए। ऐसा नहीं लगता आपको कि ओपन जो लड़ाई है घर की, वो सड़कों पे आ गई? सुमित जी, देखिए, कोई भी पार्टी नेशनल लेवल की जो पार्टी होती है, जैसे बीजेपी जैसे बड़ी पार्टी होती है, उसमें एक से ज्यादा लीडर होते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर बनने के योग्य होते हैं, ठीक है ना। वो अमित शाह भी उनमें से एक है। ऐसा नहीं कि अमित शाह के अंदर कैलिबर नहीं है प्राइम मिनिस्टर बनने का, वो उनके अंदर भी ये कैलिबर है, वो भी एक दबंग लीडर, एक स्ट्रॉन्ग लीडर बन के उभर सकते हैं अगर उनको प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका बने। मगर योगी जी का मेरा ऐसा मानना है कि ठीक है, अगर अमित शाह जी का अपना कुछ भी मानना है कि शायद वो, अगर ऐसा भी हो सकता है कि वो ऐसा मान के चल रहे कि शायद योगी जी इस वक्त तैयार नहीं है प्राइम मिनिस्टरशिप की सीट लेने के लिए। हो सकता है वो एक आध टर्म और निकाल लें, तो उनको ऑलरेडी 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया या 15 साल का एक्सपीरियंस स्टेट लेवल पे हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का। उनको हर टाइप का उन्होंने उतार चढ़ाव देख लिया होगा, हर टाइप के चैलेंजेस जब उन्होंने हैंडल कर लिए होंगे, तो शायद उसके बाद जब मौका बनेगा तो शायद वो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएंगे कंट्री के लिए। बट अभी शायद वो उनको पूरी तरीके से तैयार शायद नहीं समझ रहे, इसी वजह से शायद उन्होंने
उनका नाम आगे बढ़ाया नहीं है या आगे प्रोजेक्ट नहीं कर रहे इस तरीके से कि शायद वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर योगी जी बनेंगे। बाकी दूसरी देखिए, इस टाइप की बड़ी पार्टी जितनी जैसी भी होती है, वो जब भी इलेक्शन में जाते हैं तो बीजेपी ने ही ट्रेंड शुरू करा कि इलेक्शन से पहले ही आप अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट को डिक्लेयर करो, एक प्राइम मिनिस्टर के फेस को भी इलेक्शन लड़ी जाए। पहले तो ये काम होते नहीं थे, कोई भी पार्टी नहीं अपने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बताती थी, बाद में चुनती थी कि हम इसको चुन लिया उसको चुन लिया। वो डिपेंड करता है कि किसी की कितनी सीटें आई है, किसके साथ मिलकर सरकार बना रही है, कोalition गवर्नमेंट बनी है, तो किसका लीडर सामने हम ऐसा लेके आए जो सबको एक्सेप्टेबल हो। तो उस तरीके से काम होता रहा है। बहुत पहले शायद राजीव गांधी फुल मेजोरिटी के साथ आए, उससे पहले इंदिरा गांधी फुल मेजोरिटी के साथ आई, तो उनको शायद एक लीडर को पहले ही पता था कहाँ वो लड़ रहे थे, वही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। बट उन्होंने भी अपने आप को एज अ प्राइम मिनिस्टर फेस नहीं प्रेजेंट करा था कि इलेक्शन कैंपेन के जरिए में। तो ये तो सिर्फ बीजेपी ने ही ट्रेंड शुरू करा कि पहले फेस प्रेजेंट करा जाए। मेरा मानना है कि जब भी नेक्स्ट इलेक्शन होगी, अगर योगी जी को प्राइम मिनिस्टर बनना होगा तो उनको कोई रोक नहीं पाएगा। उस टाइम पे अमित शाह भी इस चीज के लिए एग्री करेंगे। अमित शाह को एग्री करना पड़ेगा। और योगी जी मेरे अपने हिसाब से ज्यादा केपेबल एक प्रधानमंत्री बन के आएंगे, क्योंकि अमित शाह को नाम दिया जाता है चाणक्य, और चाणक्य का काम होता है कि जो हमारे मौर्य जी थे जिनको उन्होंने पैदा किया था, उनको तैयार किया था राजा बनने के लिए, तो वो चाणक्य का काम राजा बनना नहीं होता है, वो राजा बना सकते हैं। और अमित शाह का भी चाणक्य बोला जाता है मॉडर्न वर्ल्ड का, उनका भी रोल राजा बनाने का है, राजा बनने का नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। होम मिनिस्ट्री अभी उनके पास है। हमारे एक दर्शक हैं स्वप्निल जी, उन्होंने बोला कि जो कुछ हमारे फौजियों के साथ हो रहा है, अमित शाह कोई भी एक्शन नहीं ले रहे देश के अंदर। और मैं दुआ करता हूं, बल्कि लोगों ने दुआ करनी शुरू कर दी कि जिस दिन अमित शाह के बेटे जय शाह को कुछ ऐसा होगा जैसे हमारे फौजियों के साथ हो रहा है, उसी दिन इनको अकल आनी है, उसी दिन फिर ये एक्शन भी लेंगे। तो मैं ऐसी एक्सट्रीम चीजों पे नहीं जाता हूं। स्वप्निल, आपने बोला जरूर है, तो मैंने आपका मैसेज आज इस वीडियो के थ्रू पहुंचाया जरूर है, पहुंचाने की कोशिश करी है लोगों तक भी और गवर्नमेंट तक भी, क्योंकि जितना आहत आप हैं उतना मैं भी हूं, मोदी जी और पूरी सरकार भी उतना ही आहत है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जो हमारे जवानों के ऊपर जो हर रोज अटैक्स हो रहे हैं। लेकिन इतना तो मुझे विश्वास है कि अगर कुछ शांति है हमारी तरफ से, मोदी जी अगर जवाब नहीं दे रहे तो इस बार जवाब नहीं दिया जाएगा, कुछ बड़ा होगा। और रात को 8 बजे आपको एक अच्छी न्यूज सुनाई देगी मोदी जी की तरफ से, भाइयों बहनों हमने ये काम कर दिया है। तो उस जो न्यूज है उसकी वेट हम भी कर रहे हैं। लेकिन एज फार एज योगी जी इज कंसर्न, ये एक दुखद न्यूज है कि उन्होंने रिजाइन किया है। रिजाइन करने की उन्होंने पेशकश रखी है, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन गुड न्यूज ये है कि जब कुछ अच्छा काम होने वाला होता है तो उसके बाद आपको आशीर्वाद भी मिलता है। तो आशीर्वाद हाई कमांड की तरफ से मिल गया है, भैया खुल के खेलो। और ये जो अशांति दूत हैं, इनको जो इतना तुमने पेलना है पेल दो, घरों को तोड़ना पड़े, बुलडोजर जितने चलाने पड़े चला दो। जो ये कब्रें अपनी बनाते रहते हैं इलीगली, जिसको ये मजार बोल देते हैं, जहां पर भी दिखे उसको तोड़ दो। तो ये योगी जी ने ये अच्छा काम किए हैं और आगे जाकर भी इसके ऊपर अच्छी तरह से काम होगा। मुझे लगता है कि ही इज नाउ गोइंग टू बी इवन मोर रूथलेस, और रूथलेसनेस के बिना आप काम कर ही नहीं सकते अगर यूपी जैसे स्टेट को आपने ठीक करना है। तो सर, बड़ी डिटेल में आज डिस्कशन करी है हमने योगी जी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर, और उम्मीद करते हैं कि ये हमारे प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर से अभी हैं, आगे आके हो सकता है कि योगी जी प्रधानमंत्री भी बन जाए और ये बढ़िया बढ़िया काम करें और देश को तरक्की की राह पर लेकर जाएं। मेरी तो एक ही इच्छा है कि इस देश को एक डेवलप्ड कंट्री देखना है। डेवलपिंग कंट्री या पुअर कंट्री का टैग मुझे अब बर्दाश्त ही नहीं है भारत के लिए। और मोदी जी ने आकर ये पहली बार हमारे अंदर वो चिंगारी भरी है कि यस इट इज पॉसिबल। वरना हमें लगता था हमारे जैसे लोगों को कि ये देश कभी भी तरक्की कर नहीं सकता। हम देश निराश होकर कांग्रेस के टाइम पर देश को छोड़कर चले गए थे, और ये पहली बार हमें लगता है कि ये देश तरक्की कर सकता है, और उसी एक गोल्डन पीरियड को देखने के लिए शायद जिंदा है। सो थैंक यू सर। आगे आगे देखते हैं आगे क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि आरएसएस दोबारा से बीजेपी के साथ जुड़ेगी, दोबारा से देश को आगे लेके जाने की जो पहले मुहिम चलाई थी अभी भी चलाएगी,
और नहीं चलाएगी तो मैं तो पीछे हटने वाला नहीं हूँ। हम ये काम आपके साथ करने वाले हैं और करते भी रहेंगे। और एक चीज़ और मैं दोस्तों को बता दूँ कि संजीव जी एक कॉर्पोरेट कंसल्टेंट है, मैं खुद कॉर्पोरेट्स में काम करता हूँ, हम दोनों मिलकर आप लोगों की जो बिज़नेस की प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व करने के लिए वीडियोज़ बनाने के लिए तैयार हैं। अगर आप में से कोई भी आदमी है जिसकी अपनी कोई बिज़नेस की प्रॉब्लम्स हैं, हमसे पूछना चाहता है, हमें प्लीज़ अपना कमेंट्स में डाल देना। हम लोग उसके ऊपर स्पेशली वीडियो बनाएँगे आपकी प्रॉब्लम को लेकर, जिससे कि दूसरों को भी फ़ायदा हो। एंड हम लोग शायद इसके लिए वी विल प्लान हाउ टू डू इट। अपने मैसेजेस भेजने हैं, मैसेजेस भेज देना। मेरा ट्विटर अकाउंट है, नीचे मेरा अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है। आप उस पे जाकर भी ईमेल कर सकते हैं। आपके टॉपिक के हिसाब से हम लोग वीडियोज़ आपके लिए बनानी शुरू कर देंगे। तो संजीव जी ने ऑलरेडी मुझे ओके कर दिया है। वी आर रेडी टू स्टार्ट दिस वर्क फॉर यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.